गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के कंसंट्रेशन वाले पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग एनसीईआरटी को कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो उस पोर्शन से, उस पार्ट से रिलेटेड है। हालांकि इसके पहले हमने आपको एक मैसेज भी किया था कि एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन आपको बनाने हैं और आप पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बनाओगे, क्योंकि आपके बोर्ड से रिलेटेड है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। और अभी आप भी नोटिस देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपको प्रिपरेशन ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, यानी कि रिसेंट में अभी कुछ नहीं स्टार्ट होने जा रहा है। तो कुछ एक क्वेश्चन आपको पहले ट्राई करना चाहिए। हमें जहाँ तक लग रहा है कि हाँ, जिस क्वेश्चन में हिंट्स वगैरह का जरूरत होगा वो हम बताएंगे। एग्जाम्पल्स का कुछ क्वेश्चन था, एग्जाम्पल्स तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो वहाँ पर कुछ हिंट्स देने का जरूरत नहीं है। अब इंटेक्स्ट के कुछ क्वेश्चन पर आते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ था। इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2.1 है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.1, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। यानी कि दो कंपोनेंट है, एक बेंजीन और दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड, और आपको निकालना किसका मास परसेंटेज निकालना है, वो भी किसका, बेंजीन का। तो मास परसेंटेज का फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ सॉल्यूट बेंजीन काम कर रहा है, तो बेंजीन का अमाउंट हो गया इस जगह पर 22 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन तो 122 प्लस 22 करेंगे, 122 प्लस 22 इंटू 100। अब इसी को आप सिस्टमेटिक तरीके से बना लोगे, सोल्व हो गया मास परसेंटेज। इंटेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 2.2 में calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। 30% by mass in carbon tetrachloride, यानी 30% W by W C6H6 दिया हुआ है। तो इसका मतलब निकल गया 30 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6 in 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब ये दो कंपोनेंट हो गए C6H6, यानी इस क्वेश्चन में डाटा हमें मिल गया मास ऑफ बेंजीन C6H6 इट इज 30 ग्राम, और किसमें डिसॉल्व किया गया है, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ CCl4। देखो सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम और उसमें 30 ग्राम ऑलरेडी बेंजीन डिसॉल्व है, तो CCl4 का अमाउंट तो 100 माइनस 30 ही आएगा, इट मींस 70 ग्राम। अब इसके बाद का क्वेश्चन आसान हो गया। यहाँ इसका मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इनका नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, इसका भी मोल निकालोगे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल के, और जब मोल निकल गया तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2.2 तक डिस्कस किए, ये सारा हम हिंट्स दे दिए। अब इसके बाद अगर नहीं बन रहा है तो आप मान के चलो कि 10th स्टैंडर्ड तक का कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं है, और कई लोग तो अभी भी सीरियस नहीं है, पता नहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन तो छोड़ो, गवर्नमेंट में भी हो सकता है कि कह दे कि हाँ इस कंडीशन में जो है वो परसेंटेज को इतना ही कंसिडर करेंगे, सिलेबस शॉर्ट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन इजी कर दे रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा। तो इसलिए जब पढ़ने का है तो उस वक्त में उसके ऊपर में आप फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। इंटेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 2.3 में कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। मोलरिटी निकालना है, दो पार्ट दिया हुआ है। ए में है 30 ग्राम CO
NO3 होल्ड वाइज यानी कोबाल्ट नाइट्रेट .6H2 in 4.3 liter solution, 4.3 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ खास बात एक ये है कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। मॉलिक्यूलर मास 11 क्लास में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कोबाल्ट का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का कंसीडर करोगे, डॉट यानी इस जगह पर प्लस डालेंगे और 6H2O का मतलब 6 × 18 हो गया और इनका मॉलिक्यूलर मास वैल्यू निकालोगे तो ये 291 आता है, 291। तो मास दिया हुआ है 30 ग्राम, मोलर मास हो गया 291। तो अगर इस कंडीशन में आप मोलरिटी निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 30 डिवाइडेड बाय 291, एक बार चेक कर लीजिएगा मॉलिक्यूलर मास निकालकर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 4.3 लीटर। तो अगर आप ये 4.3 ले रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। रीजन ये कि अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में रहता है तब 1000 लिखते हैं और अगर ये ऑलरेडी लीटर में है तो 1000 लिखने का जरूरत नहीं है। अब आप इसे सोल्व कर लेंगे, ये मोलरिटी निकल जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या है, 30 मिलीलीटर 0.5 मोलर, 30 मिलीलीटर 0.5 मोलर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड is diluted to 500 milliliter, is diluted to 500 milliliter। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे, इनिशियल वॉल्यूम का 30 मिलीलीटर, तो ये V1 हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन इनका 0.5 मोलर है, तो ये C1 हो गया। फाइनली इसको डाइल्यूट किया गया तो 500 मिलीलीटर, तो ये V2 हो गया। तो ये फॉर्मूला यूज करवा, C1 V1 is equal to C2 V2। तो C1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, तो बताओ C2 निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यहां से सोल्व कर लीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से बनाओगे और जितना सिस्टमेटिक तरीके से भी बना हुआ होगा, फाइनली रिवीजन के समय में आपके दिमाग पर उतना ही कम भार पड़ेगा, आपको उतना ही कम टाइम देना पड़ेगा उस वक्त। और अगर अभी शॉर्ट में करोगे तो उस वक्त तो परेशानी बढ़ जाएगा। आप यकीन कीजिए या न कीजिए, कई बार हम बताते थे कि 11 का पोर्शन रिपीट होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, कई लोगों को मॉलिक्यूलर मास ही निकालने नहीं आएगा। कई लोग जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना होता है वो हमसे पूछेंगे, अरे यार बुक दिया हुआ है तुम्हारे पास में, उसको देखो तो आयरन के बगल में कोबाल्ट है 57 होता है या 58 होता है। तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.4। इसमें दिया कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा सा यहां पर सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है और आपसे सॉल्यूट का मास पूछा जा रहा है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, ये है क्वेश्चन इन टेक्स्ट का 2.4। तो हम लोग मास ऑफ यूरिया को, यूरिया का फॉर्मूला हो गया NH2CO NH2, इसको हम लोग x ग्राम मान लेते हैं। यूरिया का मोलर मास निकालेंगे तो यूरिया का मोलर मास वैल्यू होता है 60 ग्राम पर मोल। अब यहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो मास बाय मोलर मास x/60। इस क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम। इसी को हम लोग 2500 ग्राम लेंगे और क्वेश्चन में मोलरिटी दिया हुआ है। तो मोलरिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट होता है और यहां पर ये दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन। इसी चीज को थोड़ा टेक्निकली समझना होगा, इसलिए इस जगह पर अगर हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लें
तो इट वुड बी इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो 2500 माइनस एक्स, क्योंकि सॉल्यूट के मास को हम लोग एक्स माने, देखो सॉल्वेंट का मास निकल गया। अब फार्मूला यूज करो, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां तो हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। मोलैलिटी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज 0.25 मोलर, तो यहां 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, x/60 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 2500 माइनस x इंटू 1000। अब यहां से आप सोल्व करके x का वैल्यू निकालो, आ जाता है, एनसीईआरटी का आंसर ये जो है मैच करता है, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। तो ये 2.4 तक हुआ। एक और क्वेश्चन है इंडेक्स का 2.5। Text question number 2.5. Calculate molarity and mole fraction of potassium iodide if the density of 20% mass by mass aqueous potassium iodide is 1.202. तो 20% W by W KI का मतलब हो गया 20 ग्राम of potassium iodide in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन तो वही होगा जो हम लोग मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज से बनाए थे। फर्क ये है कि यहाँ पोटेशियम आयोडाइड दिया है और हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें NaOH दिया हुआ रहता था, ग्लूकोज दिया हुआ रहता था। तो यहाँ तक ये अब ये बन जाएगा आपसे, मेन ये W/W में भी नहीं होना चाहिए था परेशानी। सिर्फ इस वाले में थोड़ा सा एक जो ध्यान देना था वो 2.4 था, क्योंकि जल्दीबाजी में वही स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था। बाकी का जो रेस्ट क्वेश्चन है चारों का चारों वो बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एक स्टेप में बनने वाला था। तो यहाँ तक आपका इंडेक्स का ये क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन देखने के बाद में आप खुद से कॉपी में बनाओगे। इंडेक्स का 2.1 से लेकर के 2.5 तक एक जगह पर आप बना लिए, भले ही टाइम लगे। और उसके बाद अब एक्सरसाइज पर पढ़ें। अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस जगह पर एक्सरसाइज के सिर्फ उस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, जहाँ कोई ज़्यादा कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है। और पहले के एक्सपीरियंस के अनुसार से जहाँ पर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता था कि हाँ सर ये बना रहे थे तो इसमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे, उसी में एक कॉमन क्वेश्चन है 2.6। अगर आप बना रहे होंगे तो मे भी यहाँ पे थोड़ा परेशानी हुआ होगा। एक्चुअली कैलकुलेशन भी ज़्यादा है और मोर देन वन स्टेप का यूज होता है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl, यानी कि इस क्वेश्चन में 0.1 मोलर HCl दिया हुआ है और इनका आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है कि कितना मिलीलीटर इनका वॉल्यूम चाहिए। रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। दो केमिकल सब्सटेंस है, एक सोडियम कार्बोनेट है और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है और इन दोनों का मास 1 ग्राम है। लेकिन यहीं पर एक और हिंट्स दिया है, इक्विमोलर, यानी कि दोनों का मोलरिटी सेम है, दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम है। तो ये मिक्सचर है 1 ग्राम का, लेकिन दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम है। ये पार्ट हम लोगों को आगे इनके मास निकालने में हेल्प करेगा। अब इनके साथ में इसको कंप्लीटली रिएक्ट कराना है तो इनका वॉल्यूम निकालना होगा। पहला स्टेप में हम लोग काम क्या करेंगे कि इस 1 ग्राम मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना अमाउंट है वो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं जो डिटेल से इसको बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा।
मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट को ऑफ Na2CO3, इसे हम लोग x मान लेते हैं, x ग्राम। इनका मोलर मास वैल्यू निकालो, इनका मोलर मास आ जाएगा 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 46 प्लस 12 प्लस 48, इट मीन्स 106 ग्राम पर मोल। अब यहां से नंबर ऑफ मोल निकालो। किसका मोल निकाल रहे हैं हम लोग? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का। मास बाय मोलर मास, इसके मास को हम लोगों ने x माना है और मोलर मास वैल्यू 106 है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस x ग्राम। अब इसको समझो, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इन दोनों के मास का सम 1 ग्राम है। तो अगर किसी एक के मास को हम लोग x मान लेते हैं तो दूसरे का मास 1 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास 1 माइनस x ग्राम। अब इनका मोलर मास वैल्यू निकालते हैं। इनका मोलर मास आ जाएगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 24 प्लस 12 प्लस 48, इट मीन्स 84 ग्राम पर मोल। अब इसका मोल निकालोगे, ये मोल हम लोग लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मास बाय मोलर मास 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 84। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब क्वेश्चन के अनुसार से ये दोनों मिक्सचर इक्विमोलर है, यानी सोडियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल और सोडियम बाइकार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल दोनों सेम होगा। यानी फिर अब इसके बाद में अगले स्टेप में बढ़ेंगे। x बाई 106 है, वो याद रखना होगा। According to question, number of moles of sodium carbonate is equal to number of moles of sodium hydrogen carbonate. सोडियम कार्बोनेट का वैल्यू आया था x बाई 106 और ये वैल्यू आ गया 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 84। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये वैल्यू हो गया 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x। इसको इधर ले आते हैं, 84x प्लस 106x इज इक्वल टू 106, 190x इज इक्वल टू 106, x इज इक्वल टू x is equal to 106 डिवाइडेड बाई 109। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आता है 0.56। दैट इज मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इट इज 0.56 ग्राम। तो इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी मास निकल जाएगा। इट इज 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 0.56 इट मीन्स 0.44 ग्राम। तो अब इन दोनों का मास निकल गया फर्स्ट स्टेप में। अब आपको ये निकालना है कि ये 0.56 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 0.44 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना मोल चाहिए। तो पहली बार में मोल निकाल लेते हैं। तो मोल निकल जाएगा तो मोलरिटी पता है आपको, वॉल्यूम पता है, सॉरी मोलरिटी पता है और मोल पता है, तो फिर वॉल्यूम निकल जाएगा। अब यहाँ का इसके बाद का जो स्टेप है वो कैलकुलेशन रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि उस वाले पोर्शन से ये रिलेटेड पार्ट चला है। तो यहाँ तक आप नोट करोगे। एक बार फिर से यहाँ पर
सोडियम कार्बोनेट के मास को x मान लिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास 1 माइनस x हो गया। फॉर्मूला पता है तो मोलर मास निकाल लिए, तो मास बाय मोलर मास मोल निकल गया। तो चूंकि दोनों इक्विमोलर थे तो दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम होगा, तो इस कंडीशन में इन दोनों का अमाउंट हम लोग निकाल। अब इसके बाद में इनका हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। यहां तक का काम हो गया हम लोग। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट है। अब इनका केमिकल इक्वेशन लिखना है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 when it is treated with hydrogen chloride, hydrochloric acid, it gives sodium chloride, carbon dioxide and water H2। अब इक्वेशन बैलेंस करते हैं। सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 2 डालते हैं तो 2 क्लोरीन आ गया, तो यहाँ भी 2। अब काउंट करो, सोडियम 2, सोडियम 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 and 1 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन, ये निकल गया। इनका सोडियम कार्बोनेट का मास निकल चुका है, इट इज 0.56 ग्राम। और इनका हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, यानी इनका कितना नंबर ऑफ मोल। तो ऐसे सोडियम कार्बोनेट का भी मोलर मास निकाले थे, ये वैल्यू आया था 106 ग्राम। और देखो इसका कितना मोल है, 2 मोल। इसका मतलब ये हुआ, आप मास भी निकाल सकते हैं। तो मास निकालोगे तो 2 × 1 + 35.5 यानी कि 2 × 36.5, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए चूंकि हमें मोलरिटी का वॉल्यूम निकालना है, तो इसलिए हम लोग सीधा सीधा मोल निकालते हैं। तो यहाँ जो इक्वेशन में दिया हुआ है वही उसके मोल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ अगर इसका मोल निकालना रहता तो इसका 1 है तो ये 1 मोल होता। ऐसे भी 106 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट उसके 1 मोल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जिस जगह पर जो जरूरत पड़ेगा, जहाँ मास जरूरत पड़ेगा वहाँ मास लेंगे, जहाँ मोल जरूरत पड़ेगा वहाँ पर मोल कंसीडर करेंगे। अब यहाँ यूनिटरी मेथड से यूज करो। सिंस 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 require 2 mole of HCl. Therefore, 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के लिए कितना चाहिए, 2/106। तो फिर निकालना है 0.56 के लिए, तो 0.56 ग्राम, ये वैल्यू आ जाएगा 2 / 106 × 0.56। इसको सोल्व कर लेंगे। ये नंबर ऑफ मोल आया किसका, HCl का, जो सोडियम कार्बोनेट के लिए है। उसी तरह से हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए निकालते हैं। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन जब HCl के साथ कराते हैं, then it also form sodium chloride, water and carbon dioxide। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 डालना होगा, यहाँ 2 डालेंगे, यहाँ 2 डालेंगे। देखो इक्वेशन बैलेंस हुआ, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 and 2 4, यहाँ 2 है, इस जगह पर भी 2 कर दिया 4, ऑक्सीजन 3 × 6, 2, यहाँ 2 है, तो फिर 2 से कर दिए। देख लेते हैं कहीं लगता है 2 का जरूरत नहीं पड़े। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 and 2 4, हाइड्रोजन 2 × 4, ऑक्सीजन 6, यहाँ 2 × 4 and 2 6। तो अगर इसके हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो आई थिंक ये बैलेंस हो जाना चाहिए, कि सब जगह पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। देखते हैं सोडियम 1, हाइड्रोजन 1 and 1 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, तो 2 and 1 बैलेंस ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कितना ग्राम है, 84 ग्राम। इसका कितना मोल बन रहा है, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। और इनका वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, 0.44।
उसी तरह से यहाँ से लिखेंगे सिंस 84 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिक्वायर 1 मोल ऑफ HCl, therefore 1 ग्राम के लिए चाहिए होगा 1/84, तो कितना ग्राम दिया हुआ है यहाँ 0.44 ग्राम। अभी निकाले थे हम लोग 0.44, ये वैल्यू आ गया 1/84 इंटू 0.4। इसको भी सोल्व करके यहाँ लिख लेंगे, यहाँ इसका वैल्यू लिखेंगे और इस जगह पर इसका वैल्यू लिखेंगे, तो ये निकल गया नंबर ऑफ मोल। अभी दोनों के नंबर ऑफ मोल को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, और फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे मोलरिटी से। यहाँ तक के इस पार्ट को, यहाँ तक में अभी तक नंबर ऑफ मोल निकल गया कि सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए और सोडियम बाइकार्बोनेट से कितना चाहिए। उसको सोल्व करोगे तो एक में वैल्यू आएगा 0.0106 और दूसरे में वैल्यू आएगा 0.005। तब यहाँ आगे बढ़ते हैं लोग थर्ड स्टेप में, जो फाइनल स्टेप होगा टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl। तो HCl का टोटल नंबर ऑफ मोल फर्स्ट वाले पार्ट में आया था 0.0106 और फिर ये आया था 0.005, 0.005। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करेंगे तो 62851.0 यानी 0.0158 मोलर बेस। क्वेश्चन में मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी ऑफ HCl ये था 0.1 मोलर, और आपसे इसका क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मिलीलीटर, यानी कि इनका वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला यूज करो, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये मिलीलीटर में है तो 1000, देयरफॉर वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल, ये वैल्यू आ गया 0.0158 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.1। अब इसे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाता है 158 मिलीलीटर। आपके बुक में 157.5 है, तो देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ तक के डेसिमल के 4 डिजिट तक ले जा रहे हैं। एनसीईआरटी के आंसर में ही देखोगे तो कई जगह पर वो एग्जैक्ट वैल्यू लेकर के चला, और कुछ एक जगह पर राउंडिंग ऑफ कर दिया, डेसिमल के 1 डिजिट के बाद में ही राउंडिंग ऑफ कर दिया, तो वो तो आप देखना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ कंसिडर किया जाता है, अगर नियम के अनुसार से आप राउंडिंग ऑफ करेंगे तो वो सही माना जाएगा। तो 157.5 राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 158 आ जाएगा। तो ये यहाँ तक के, तो ये 2.6 का क्वेश्चन था। कैलकुलेशन भी जाता है इसमें, और 3 स्टेप में जाकर के क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग मास निकाल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का। सेकेंड स्टेप में हम लोग मोल निकाल लेते हैं HCl का, जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। और थर्ड स्टेप में फिर मोलरिटी का फार्मूला यूज करके वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो पहले आप वीडियो एक बार देख लोगे और खुद से कोशिश करो, जितना क्वेश्चन का हिंट्स दे रहे हैं उसको खुद से बनाइए। अगर खुद से बनाया हुआ रहेगा तो फिर एग्जामिनेशन में भी बन जाएगा और रिवीजन के समय वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2.7 है, आसान सा है, थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, बन जाएगा आपसे। ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन and 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज के लिए हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन।
तो यहां पर आप सॉल्यूट का मास निकालो, यहां भी सॉल्यूट का मास निकालो। कैसे निकालेंगे? तो इन फर्स्ट केस 300 ग्राम 25 है, तो यहां आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, इट वुड बी इक्वल टू 300 का 25%, इट मीन्स 25 by 100, it would be equal to 75 gram. In second case, mass of solute, it would be equal to 400 gram of 40%. तो 400 into 40% यानी 40 by 100, तो ये वैल्यू आ गया 160 ग्राम। तो फर्स्ट वाले में ये सॉल्यूट है, सेकंड वाले में ये, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, ये वैल्यू आ गया 75 प्लस 160, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट वाले केस में मास था सॉल्यूशन का 300 और दूसरे वाले में है 400, तो ये वैल्यू हो गया 700 ग्राम, और इसको ऐड करोगे तो ये 5 3 2 235 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास परसेंटेज जब निकालेंगे आप, मास परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट 235, मास ऑफ सॉल्यूशन 700 into 100, बन गया क्वेश्चन। ये 2.7 था, तो इस तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2.8 में बस थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को अमाउंट को देख करके, बाकी सारा क्वेश्चन आसान है। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। एंटी फ्रीज क्या है? आगे जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहां पर टर्म आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो उसके बारे में वहां बात करेंगे। एंटी फ्रीज अभी आप यहाँ मान करके चलो कि जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू को घटा देता है, जैसे कुछ वैसे जगह भी हैं जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, तो उस जगह पर अगर रेडिएटर में पानी यूज किया जाएगा तो वहाँ वो आइस में कन्वर्ट कर जाएगा। तो उसे आइस में कन्वर्ट करने से बचाने के लिए उसमें एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन डाला जाता है, जैसे उसके फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू माइनस में चला जाता है। मान लीजिए -10 हो, तो -10 हो गया, तब तक वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा जब तक टेम्परेचर इन्वायरमेंट का -10 तक नहीं पहुंचता है, तो -4 -5 पर भी वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। उसी को एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। तो एन एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो लगता है कि 222.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो इनका अमाउंट ज्यादा है, तो ये सॉल्वेंट हो गया। नहीं, इस जगह पर ध्यान दो, एक पॉइंट लिखवाए थे क्लासिफिकेशन में भी कि वाटर इज वन ऑफ द कंपोनेंट, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अमाउंट भले ही कम हो, लेकिन अगर वाटर एक कंपोनेंट है और सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, तब उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं और वहां वाटर सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में 200 ग्राम वाटर है, तो ये सॉल्वेंट का मास हो गया। सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकॉल है, उसका मास दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मोलर मास निकाल लोगे तो फिर बाकी का मोलरिटी निकल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2.8 क्वेश्चन तक ये यहाँ बन जाएगा। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2.26, इसमें डेंसिटी दिया हुआ है जबकि उसका कोई जरूरत नहीं है, उसको लेकर के चलने का जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन है 2.26। If the density of the some lake water is 1.25 gram per milliliter and contain 92 gram of sodium ion, यानी mass of Na plus ion is 92 ग्राम। इसका मोलर मास निकालोगे जो इसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, ये वैल्यू आ जाएगा 23 ग्राम पर मोल।
तो अब यहाँ से इसका मूल निकालो, मास बाय मोलर मास 92 डिवाइडेड बाय 23, ये वैल्यू 4 आ गई पर किलोग्राम ऑफ वाटर। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर ये दिया हुआ है 1 किलोग्राम, और आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी, तब तो ये आसान हो गया। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो पर किलोग्राम यानी कि 1 है, तो ये वैल्यू 4 मोलर है। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, एक ये पार्ट था कि जहां ये फॉर्मूला की जगह पर Na प्लस दे दिया, तो Na प्लस है तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इलेक्ट्रॉन के मास को तो नेग्लिजिबल मानते हैं, तो जो सोडियम का एटॉमिक मास होगा वही सोडियम आयन का भी एटॉमिक मास होगा। यही एक खास था, और जो डेंसिटी दिया उसका कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, अगर हम लोगों को मोलरिटी निकालने के लिए करता तो फिर जरूरत पड़ता। तो यहाँ ये 2.26 है, इसको भी नोट कर लीजिए। 2.26 के बाद में अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.27 पर। ये थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट है 2.27 का। हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में सॉल्युबिलिटी पढ़े थे और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था, उसी के कंसेप्ट का यहाँ जरूरत पड़ रहा है। यहाँ कर रहा है ये द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ है ऑफ कॉपर CuS is 6 into 10 to the power minus 16, 6 into 10 to the power, कॉपर के सल्फाइड का दिया हुआ है 10 to the power minus 6। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलरिटी यानी कि सॉल्युबिलिटी निकालना है। सॉल्युबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी ही यूज करते हैं। अब देखो कैसे ये बनेगा, CuS ये आयोनाइज करता है एट Cu2 प्लस S2 माइनस। आगे जितना नंबर ऑफ मोल है वो उसके सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी का वैल्यू S हो जाएगा, इसके लिए सॉल्युबिलिटी का वैल्यू S हो जाएगा, और जब हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू यहाँ आता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, यानी S into S, it means S square, therefore S would be equal to root under KSP, root under, अब KSP का वैल्यू दिया हुआ है 16 है, सॉरी 6 लिखे हैं हम लोग क्वेश्चन में। ये 2.27 10 to the power minus 16 है, इसको 16 करोगे, चेंज करोगे तो 6 into 10 to the power minus 16, यानी ये वैल्यू हो गया √6 into 10 to the power minus 8। अब इसको आप सोल्व कर दोगे, √6 का ये वैल्यू जो है वो 2.4 के अप्रॉक्स में ये वैल्यू आता है, तो ये इतना इसका मोलरिटी यानी कि मोल पर व्यक्त होगा। अब आप लोगों में से फिर वही जो बार बार बताते हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ 11th जरूरी था, छोड़ दिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी जो बता रहे हैं उसको ही मान करके चलिए, क्योंकि जहाँ जो जरूरत है 11th का मोलरिटी वो तो सब हम रिपीट किए हैं, लेकिन एक चीज अभी जो बता रहे हैं वो फिर आप वही गलती करो, बताए कि अभी सीरियस हो जाओ, 11th में सीरियस नहीं हुए। अब आपको समझ में आ रहा है, अभी भी टाइम है, अभी भी सीरियस हो जाइए, नहीं तो 12th एग्जामिनेशन और उसके बाद का आपका फ्यूचर दोनों जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, और उस वक्त में कोई कम बैक करने का आपके पास में ऑप्शन नहीं होगा। तो ये इतना क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हमको लग रहा था वो हम यहाँ बताए, इन सबको आप जो नोट करें।